हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम है आप सभी का आज के इस सेशन में। प्यारे साथियों, हम सभी पढ़ रहे हैं असेसमेंट, और असेसमेंट में आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ेंगे कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंशन एवेल्युएशन के बारे में। तो आप सभी ने इसका नाम सुना होगा CCE करके, ठीक है। तो आइए जानते हैं हम और असेसमेंट को टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो असेसमेंट की बेसिक के बारे में हम सभी पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने जाना था असेसमेंट जो है आपका क्यों ज़रूरी है, फिर हमने जाना था कैसे करना है, क्यों करना है, इन सभी पर हम चर्चा कर चुके हैं। तो हम सभी जो है पढ़ रहे हैं, टॉपिक का नाम है आपका असेसमेंट। तो कल हमने बात की थी कि असेसमेंट आपका क्यों ज़रूरी है, ठीक है। तो आज जो इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं वो हम बात करेंगे, और वो बात करेंगे आपका कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में अगर हम बात करें तो CCE करके भी आपने सुना होगा। हिंदी में हम बोलेंगे सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। इवैल्यूएशन यानी कि मूल्यांकन, ठीक है। तो देखिए, सतत एवं व्यापक, सतत का मतलब होता है लगातार। तो आपने देखा होगा एक चलता है हमारा कॉन्टिन्यूस असेसमेंट। क्या है? कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, यानी कि एक हम लगातार करते हैं। तुमने देखा होगा समय समय पर टीचर टेस्ट लेता रहता है, तो कॉन्टिन्यूस करना है। कॉम्प्रिहेंशन, ये एक बड़ी टर्म है। कॉम्प्रिहेंशन के बारे में भी हम बात करेंगे। इवेल्युएट करना है, ठीक है। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में? कॉन्टिन्यूस के बारे में, फिर हम कॉम्प्रिहेंशन पर आएंगे। तो अगर मैं बात करता हूँ आपसे किसके बारे में, मैं बात करता हूँ कॉन्टिन्यूस के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वाई कॉन्टिन्यूअस, यानी लगातार क्यों। तो देखिए, अगर हम इसके बारे में बात करें तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि लर्निंग जो है, लर्निंग क्या है आपकी नेचर में होती है, या हम कह सकते हैं लर्निंग क्या है आपका नेवर एंडिंग प्रोसेस है। क्योंकि जन्म से लेके और मृत्यु तक हम क्या है सीखते रहते हैं। तो बच्चा लगातार क्या है सीखता रहता है और सीखता रहता है। तो हम क्या करेंगे, हम उसका लर्निंग लगातार हो रही है, तो हम लगातार ही क्या करेंगे, हम लगातार करेंगे आपका इवैल्यूएशन, ठीक है भाई। हम लगातार करेंगे इवैल्यूएशन। तो ये बात हमें यहाँ तक समझ आ गया। तो अगर हम बात करें तो लगातार करेंगे, तो करने के मतलब जो असेसमेंट है वो दो तरीके का आ जाएगा। कौन कौन सा, इसको बहुत अच्छे से समझना है। एक होता है आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट, ठीक है। एक क्या होता है आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट, और एक होता है आपका सम्मेटिव असेसमेंट। सम्मेटिव असेसमेंट, देखिए फॉर्मेटिव असेसमेंट जो होते हैं ये क्या होते हैं, जब हम क्लास में पढ़ा रहे हों, ठीक है, ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग। तो हम कह सकते हैं फॉर्मेटिव जो होता है ये क्या होता है आपका ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग, ठीक है, यानी क्लास के दौरान करोगे आप। सम्मेटिव क्या होगा, जो फाइनल में होगा, ठीक है। सम्मेटिव क्या होता है आपका, हम बोलेंगे एंड ऑफ द टीचिंग लर्निंग, ठीक है, एंड ऑफ द टीचिंग लर्निंग। देखिए यहाँ पर क्या है फॉर्मेटिव, देखिए यहाँ पर क्या है, आप जो क्लास में टेस्ट वगैरह लेते हो, है ना, जो टीचर क्लास में टेस्ट वगैरह लेता है उसको हम बोलेंगे ड्यूरिंग टीचिंग, यानी यहाँ पर हम क्या करते हैं लर्निंग को इंप्रूव करना चाहते हैं। लेकिन सम्मेटिव क्या है, आपके फाइनल पेपर जैसे होते हैं, ठीक है। तो फॉर्मेटिव आपके उसको हम बोलते हैं जो UT वगैरह, हम उसको हम बोलचाल में आपने देखा होगा, असेसमेंट दे दिए, आपका टेस्ट लिया, पता लग रहा है कि आपको ये चीज़ आती नहीं है। सबमेटिव में क्या होता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता है, यहाँ पर फाइनल जजमेंट है, जो कल भी हम चर्चा कर चुके हैं। तो एंड ऑफ द टीचिंग लर्निंग में होगा। फिर फॉर्मेटिव की बात करें, ये क्यों करे जाते हैं, तो देखो इससे क्या होगा, आपकी लर्निंग जो है ना इम्प्रूव होगी। तो हम कह सकते हैं इम्प्रूव टीचिंग लर्निंग, है ना। अब देखिए ये दोनों के लिए हेल्पफुल होते हैं, टीचर के लिए भी असेसमेंट हेल्पफुल होता है और बच्चे के लिए भी, क्योंकि टीचर को ये पता लग जाता है
कि आखिर गलती क्या कर रहा है बच्चा, तो उस तरीके से वो वहां पर क्या है टीच कर सकता है, आपको सिखा सकता है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं आपका इंप्रूव टीचिंग लर्निंग के लिए फॉर्मेटिव। ठीक है, क्यों? मान लीजिए आपके फाइनल पेपर होने हैं, जैसे आपने कभी 12th पास करी होगी तो आपके बोर्ड के एग्जाम होते हैं, तो बोर्ड के एग्जाम से प्री बोर्ड या क्लास में आपने देखा होगा कि पेपर लिया जाता है, मतलब टेस्ट वगैरह लेते हैं। वो इसलिए लेते हैं ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग कि आपके जो गैप है उनको आप क्या कर पाओ, इंप्रूव कर पाओ। लेकिन सबमेटिव में क्या है भाई, फाइनल बोर्ड के पेपर आपने दे दिए तो ये एंड ऑफ द टीचिंग, यानी बोर्ड के पेपर फाइनल में होंगे, तो हम यहां पर कह सकते हैं कि यहां पर क्या होगा, आपका जज किया जाता है। ठीक है, जज किसको किया जाएगा, टीचिंग लर्निंग को। ठीक है, यानी यहां पर फाइनल जजमेंट हम कह सकते हैं। ठीक है, सबमेटिव में तो यहां पर कोई गलती की चांसेस नहीं होती, यहां पर इंप्रूव है, इसमें नो इंप्रूव भी आप समझ सकते हो। ठीक है, फॉर्मेटिव में। इसके अलावा क्या है, अब ये जो फॉर्मेटिव है तो यहां पर अगर आप बच्चों का क्या कर रहे हो, टीचिंग मतलब फॉर्मेटिव असेसमेंट कर रहे हो उसका, जैसे आप टेस्ट ले रहे हो या कुछ लिया हुआ है, तो इनको ध्यान रखना है। जैसे कल भी मैंने बात की थी कि भाई इनका क्या करना है, हमें मल्टीपल मेथड का यूज करना है। तो मल्टीपल मेथड का यूज तो ये दोनों तरीके का फॉर्मेटिव में करेंगे, सबमेटिव में। तो फॉर्मेटिव में क्या कर सकते हो आप, जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है इसमें आप क्या यूज करोगे, इसमें आप यूज करोगे अनलिमिटेड मेथड। मल्टीपल की जगह यहां पर आप टर्म यूज कर लेते हैं हम अनलिमिटेड मेथड, अनलिमिटेड मेथड। ठीक है, और इसमें क्या करोगे सबमेटिव में, सबमेटिव में तुमने देखा होगा इसमें लिमिटेड है, इसकी मतलब कमी भी कह सकते हो और लिमिटेशन भी है। तो ये क्या है, लिमिटेड है। यहां पर आपने देखा होगा पेन पेपर या आपके टेस्ट का मतलब यहां पर यही है, मतलब एग्जाम वगैरह होते हैं। तो यहां पर अनलिमिटेड मेथड का आप यूज कर क्या है उनका फॉर्मेटिव कर सकते हो। ठीक है, फिर इसके बाद अगर हम बात करें तो ये जो है ये होते हैं आपके ग्रुप में। ठीक है, ये क्या होते हैं, आपके ग्रुप में होते हैं। तुमने देखा होगा कि जैसे क्लास में अगर आपने कोई असेसमेंट दे दिया बच्चों के लिए फॉर्मेटिव, मतलब कोई प्रोजेक्ट बनाने के लिए दे दिया, तो ग्रुप में भी बनाने के लिए दे देते हैं। ठीक है, तो ये ग्रुप में होते हैं। फिर ये क्या होगा आपका, ये तो बिल्कुल ही अलग चलता है इससे, तो ये होता है आपका इंडिविजुअल में। ठीक है, पेन एंड पेपर है भाई, जिसके जितने नंबर आएंगे वो है। ठीक है, लेकिन करंट आपने देखा होगा सीबीएसई के नए नए चेंजेस आते रहते हैं वैसे तो, लेकिन आपको ध्यान रखना है। फिर अगर हम ये बात करें यहाँ पर, तो पिछले समय में 40 और 60% का होता था, यानी 40% की इसकी वेटेज थी और सबमेटिव हुआ, जो मतलब आप असाइनमेंट बनाकर देते हो ना, जैसे करंट कैसे समझते हैं। अब करंट में जो है आपने देखा होगा 20% आपके इंटरनल मार्क्स होते हैं और 80% क्या होते हैं, आपके एक्सटर्नल मार्क होते हैं। ठीक है, तो पहले ये जो था वो 60-40 का था, अब जो है वो 20 और 80 का हो गया। तो फॉर्मेटिव में क्या हो गया, जो आपके असाइनमेंट और इंटरनल जो आपने देखा होगा कि कॉपी के मार्क्स लगेंगे आपके, ये टीचर जो देते हैं, तो ये 20 का होता है। और आजकल क्या जो बोर्ड के पेपर देकर आते हो तो वो 80 का होता है। ठीक है, तो होपफुली ये आपको समझ आ गया होगा फॉर्मेटिव और सबमेटिव जो मैंने आपको समझाने की है। ठीक है, दोनों तरीके का होता है। फॉर्मेटिव क्या होता है, ड्यूरिंग टीचिंग, जब हम पढ़ा रहे होते हैं उसी दौरान चेक करते हैं। सबमेटिव एट द एंड में होगा, इससे लर्निंग को इंप्रूव किया जा सकता है, यानी जो गलती करी है उसको सुधार सकते हो। लेकिन फाइनल टेस्ट देखिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे आपने देखा होगा कि यूटी जो पब्लिक स्कूल की एग्जांपल लेते हैं, तो वहां पर यूटी लेते हैं ना, यूटी 1 है, यूटी 2 है, आपका यूटी 3 है, आपका कोई बहन भाई पढ़ता हो तो आपको यूटी 4 है आपका। ठीक है, ये लेते हैं। तो उससे पहले तुमने देखा होगा कि अगर टीचर क्या करता है, ज्यादातर रिवीजन कराते हैं। ठीक है, तो रिवीजन तुमने देखा होगा, रिवीजन में चाहे भले ही इसका कराएं, तो रिवीजन में वो क्या करना चाहते हैं कि तुमने अगर कोई क्वेश्चन गलत किया हुआ है तो यहां पर क्या कर सकते हो, आप इंप्रूव कर सकते हो। लेकिन जब सबमिटिव यानी यूटी का आपका खाली पेपर आया, यूटी 1 ही आया, तो यूटी में जो आपके फाइनल नंबर लग गए तो वो लग ही जाते हैं, उसमें फिर कोई चेंजेस आपका नहीं होता। ठीक है, तो इस चीज से भी आप समझ सकते हो आप इसको, फॉर्मेटिव और सबमेटिव को। ठीक है, तो इसलिए आपको ये यहाँ पर गया हुआ है। तो फॉर्मेटिव और सबमेटिव लर्निंग को इंप्रूव किया जा सकता है। यहाँ पर जज अनलिमिटेड मेथड होते हैं, यहाँ पर लिमिटेड है क्योंकि पेन एंड पेपर यूटी आपके लिए जाते हैं। यहाँ पर और भी चीजें हो सकती हैं, ग्रुप वर्क है, इंडिविजुअल है। ठीक है, सॉरी, ठीक है, तो ये आपको होपफुली समझ आ गया होगा कि कॉन्टिन्यूस क्यों है। फिर मैंने दोनों तरीके बता दिए आपको, फॉर्मेटिव एंड सबमेटिव। अब हम बात करेंगे एक जो किसके बारे में, अब हम बात करेंगे कॉम्प्रीहेंशन के बारे में कि आखिर कॉम्प्रीहेंशन क्यों है। ठीक है, तो अब आप सभी आगे कर लेते हैं। चलिए जी,
आगे समझते हैं और आगे जानते हैं वाई कॉम्प्रीहेंसिव। ठीक है, यानी क्यों कॉम्प्रीहेंसिव है। ठीक है, कॉम्प्रीहेंशन क्यों है। देखिए, तो अगर हम बात करें, पहले जो माना जाता था, पहले ये माना जाता कॉम्प्रीहेंशन का मतलब ये है कि खाली आप बच्चे को क्या कर रहे थे, वहां पर सिर्फ टीचिंग कर रहे थे। कॉम्प्रीहेंशन में क्या रहेगा, आपका दोनों चीजें आ जाएगी, आपकी एकेडमिक भी आएगी, इसके अलावा जो आप अलग एक्टिविटीज करते हो, है ना। जैसे कोई बच्चा भाई स्पोर्ट्स में अच्छा है या फिर अदर एक्टिविटी वो कर रहा है स्कूल में, जो कल्चरल प्रोग्राम है या और भी एक्टिविटीज में वो बहुत अच्छा कर रहा है, तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ पढ़ने से। जैसे पहले कहावत भी होती थी, पहले कहावत आपने देखा होगा, जैसे पढ़ोगे लिखोगे हो जाओगे खराब, है ना, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, इस तरीके से कहावत थी। लेकिन आज उसको उल्टा सा हो रहा है ना, खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब, पढ़ोगे लिखोगे तो भाई पता नहीं क्या होगा, ये वाली चीज है, मतलब जो पहले समय की धारणा थी। तो कॉम्प्रीहेंशन में ना दोनों चीजों को ध्यान रखा गया है। दोनों चीजों को कौन सा, कि स्कूल में जो हम एकेडमिक पे ध्यान देते हैं, एकेडमिक का मतलब यह है कि सिर्फ बच्चों को पढ़ने पे ही ध्यान दिया जा रहा है, वही जरूरी है। इसके अलावा जो अदर एक्टिविटीज है, जैसे कल्चरल है, स्पोर्ट्स है, ठीक है, इन सभी एक्टिविटीज में भी कोई बच्चा बढ़िया होगा, तो हमें दोनों का मतलब बच्चे का क्या करना है, हमें होलिस्टिक डेवलपमेंट करना है। ठीक है, ओवरऑल डेवलपमेंट करना है स्कूल का ये, क्योंकि बच्चा फिजिकली भी फिट रहे और मेंटली भी फिट रहे। तुमने अक्सर देखा होगा कुछ बच्चे अगर ज्यादा पढ़ जाते हैं लेकिन फिजिकली फिट नहीं हो पाते, तो अक्सर ये भी देखा जा रहा है आज के करंट सिनारियो में कि ज्यादा सफल नहीं हो पाते हैं। लेकिन अगर हम उनके उस पर फिजिकल पे भी ध्यान देते हैं, तो जो फिजिकली जो स्पोर्ट्स वगैरह खेल रहे हैं वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो रहे हैं, पढ़ा लिखा नहीं हो पा रहा, तो ये भी चीज है। लेकिन यहां पर कुल मिलाकर ये कॉम्प्रीहेंशन क्यों है, दोनों एस्पेक्ट को हम ध्यान रखेंगे और हम चाहते हैं कि विद्यालय जो करेगा बच्चे का, वो क्या करेगा, ऑल राउंड डेवलपमेंट करेगा, यानी ओवरऑल करेगा, जिसको हम बोलते हैं इनकी लैंग्वेज में होलिस्टिक डेवलपमेंट। तो क्यों करना जरूरी है, इस चीज को होपफुली आपको समझ आ गई होगी। तो हम चाहते हैं बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट, ठीक है, यानी हम करना चाहते हैं बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट, यानी ऑल राउंड डेवलपमेंट। ठीक है, फिर इसके साथ क्या है, हमें इनको ध्यान देना है, सपोर्ट करना है इंडिविजुअल डिफरेंट पे भी। ठीक है, सपोर्ट करिए भाई जो इंडिविजुअल आपका डिफरेंसेस है। ठीक है, हर बच्चा अलग है ना, तो हमें ध्यान रखना, कोई पढ़ाई में अच्छा हो सकता है, तो कोई स्पोर्ट्स में भी अच्छा हो सकता है, कोई कल्चरल में अच्छा है, तो इस तरीके से हमें इंडिविजुअल डिफरेंस को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया होलिस्टिक डेवलपमेंट, इंडिविजुअल, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि अगर हम बात करें तो हमें दोनों एस्पेक्ट पे ध्यान देना है। कौन कौन सा, एक तो हो गया आपका स्कोलास्टिक और दूसरा हो गया आपका, मैं ऐसे करके लिख देता हूं, स्कोलास्टिक, यानी इसको हम हिंदी में बोलेंगे स्कोलास्टिक का मतलब यह है जो एकेडमी से रिलेटेड है आपका, यानी हम बात करेंगे कि आपका क्या है, आपको ध्यान देना है शैक्षिक पर भी। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई बच्चा मतलब खेल रहा है तो वो बिल्कुल ज्यादा डल है या बेवकूफ है, और जो बच्चा सिर्फ पढ़ता है वही इंटेलिजेंट है, नहीं भाई, हमें क्या करना है, उसके स्कोलास्टिक यानी शैक्षिक पर भी ध्यान देना है, उसके साथ को स्कोलास्टिक जो अदर एक्टिविटीज में बच्चा पार्टिसिपेट कर रहा है उन पर भी हमें ध्यान देना है। तो हम कह सकते हैं इसको शैक्षिक। ठीक है, शैक्षिक। ठीक है, तो इन दोनों बातों को क्या करना है, हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, एकेडमिक को भी और नॉन एकेडमिक को, दोनों को ध्यान में रखना है, इसीलिए हमने इसको बोला हुआ है कॉम्प्रिहेंसिव। ठीक है, लेकिन पहले क्या होता था, इवेल्युएट करते थे, सिर्फ क्या कहते थे, एकेडमिक में। जैसे पहली कहावत भी थी, जैसे मैंने बताया आपको कि भाई आप क्या करोगे, अगर खेलोगे कूदोगे हो जाओगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बन जाओगे नवाब। लेकिन आज उल्टा तुम्हें देखने को मिलता होगा, तो हमें दोनों एस्पेक्ट को ध्यान रखना है, इसलिए इसको कॉम्प्रिहेंशन बना हुआ है, बड़ी टर्म। ठीक है, ठीक है, तो ये है। फिर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि हमने पढ़ा था जैसे फॉर्मेटिव और समेटिव, तो आपने एक टर्म देखी होगी जैसे डायग्नोस, इसको हम बोलते हैं डायग्नोस्टिक। डायग्नोस्टिक असेसमेंट, डायग्नोस्टिक असेसमेंट, और दूसरा है आपका, इस तरीके से कर देता हूं मैं, टेबल बनाकर ज्यादा अच्छा रहेगा। दूसरा है आपका रिमेडियल
रिमेडियल टीचिंग। ठीक है, तो देखिए डायग्नोस्टिक असेसमेंट और रिमेडियल टीचिंग में क्या फायदा है। देखिए हम असेसमेंट करने हैं, तो कल मैंने आपको बताया था हम इसीलिए असेसमेंट कर रहे हैं ताकि बच्चे की लर्निंग को हम क्या कर पाए और बेहतर तरीके से, यानी इंप्रूव कर पाए, सुधार कर पाए, उसमें किस तरीके से और बेहतर हो सकती है। तो अगर उसको हम बेहतर बनाना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको डायग्नोस करना पड़ेगा। डायग्नोस्टिक का मतलब होता है कि हम प्रॉब्लम का सबसे पहले पता लगाएंगे। ठीक है, तो हम हिंदी में बोल सकते हैं, आपने देखा होगा, इसको हम बोलेंगे, देखा क्या होगा, मतलब आप अगर डिस्पेंसरी गए हो तो उस पर लिखा हुआ भी होता है। ठीक है, डायग्नोस्टिक है ना, तो डॉक्टर भी करता भी है, पहले वो डायग्नोस्टिक आपके पता लगाता है कि आपको बीमारी क्या है। ठीक है, तो हम इसको हिंदी में बोलेंगे निदानात्मक परीक्षण। ठीक है, और रिमेडियल टीचिंग को हम क्या बोलेंगे, उपचारात्मक प्रशिक्षण। टीचिंग है ना, तो शिक्षण। देखो क्या कहना चाहता है ये, हम सबसे पहले क्या करेंगे, अगर बच्चा मान लीजिए मैं आपको बताता हूं, जैसे मैंने एक कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं डायग्नोस्टिक का क्या मतलब होता है। डायग्नोस्टिक में हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, हम पता लगाएंगे, किसका, कमजोरी का पता लगाएंगे। यानी डायग्नोस्टिक में जैसे तुमने देख लीजिए, तो मान लो आपको फीवर आ रहा है, तो सबसे पहले डॉक्टर क्या करता है, आपसे सिम्टम्स पूछता है कि आखिर बीमारी क्या है, या फिर वो क्या करता है, आपके लिए चेकअप वगैरह लिखता है। तो वो पहले क्या करता है, आपको डायग्नोस्टिक करता है, यानी बीमारी क्या है, क्या प्रॉब्लम है, उसको पहचानता है। पहचानने के बाद क्या करता है, उसका उपचार करता है। सेम इसी तरीके से अगर मान लीजिए कोई बच्चा, मैंने उससे बोला कि आप क्या करिए, एक सवाल करिए, ये वाला मैंने क्वेश्चन दिया, होपफुली दिखाई दे रहा है, मैंने उसको ये एडिशन दिया, 3, 5, 8 होते हैं। ठीक है, 5 और 3 8 होते हैं, यानी बच्चे को ये आता है, ये मैंने उसको सिखा दिया। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने उसको एक सवाल और दिया, और मैंने सवाल ये दे दिया 5 और 3। तो अब मैंने ये मान लीजिए टेस्ट या कुछ भी मैं सिखाना चाह रहा हूं, अब मैंने पूछा बच्चों से इसे करके दिखाओ, तो बच्चे ने क्या करा, यहां पर भी क्या कर दिया, 8 कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, बच्चे की मेरे को प्रॉब्लम समझ आ गई कि अभी बच्चे का लेवल क्या है, कि बच्चा एडिशन को बहुत अच्छे से कर पा रहा है, प्लस को इस वाले साइन को समझ पा रहा है कि इसका मतलब होता है जोड़ना। लेकिन अगर मैंने इसको ये वाला साइन दे दिया तो बच्चे को नहीं पता है कि इसका मतलब सब्ट्रैक्ट है। तो मेरे को ये प्रॉब्लम पता लग गई, यानी मैंने प्रॉब्लम को क्या कर लिया, डायग्नोस्ट कर लिया कि बच्चे का लेवल जो है, अभी बच्चा एडिशन को जानता है, लेकिन मुझे क्या करना है, उसको ये माइनस भी सिखाना है, सब्ट्रैक्ट करना भी सिखाना है। तो फिर मैं क्या दूंगा, उसको रेमेडियल टीचिंग दूंगा। जैसे हम आपकी क्लास का लेते हैं, आप में से कुछ साथियों ने मतलब बोर्ड के एग्जाम देकर आए होंगे, तो आप सभी ने देखा होगा आपके जो है प्री बोर्ड एग्जाम होते हैं, है ना। और प्री बोर्ड में वैसे ये माना जाता है कि आपके 10% या तो ज्यादा हो सकते हैं या कम आ सकते हैं मार्क्स। तो प्री बोर्ड को अगर हम बात करें तो प्री बोर्ड में मान लीजिए आपका 80 नंबर का पेपर हुआ, और 80 में से मान लीजिए आपके 60 मार्क्स आ गए, और अब फाइनल पेपर एक और होना है 80। तो देखो यहां पर जो 60 आए मार्क्स, तो आपको ये पता लग गया, या आप और प्रैक्टिस सेट देते हो तो आपको ये पता लग जाता है कि मेरी कमी कहां पर हो रही है, अक्सर मैं गलती कौन से क्वेश्चन में कर रहा हूं। ठीक है, तो अक्सर आप उस क्वेश्चन में गलती करते हो, तो वहां पर आप क्या करते हो, उसके लिए रिमीडियल क्लासेस आपकी लगाई जाती है। स्कूल में तुमने देखा होगा जो एक्स्ट्रा क्लासेस भी बोल लेते हैं, तो वो किस लिए, कि आप यहां पर जब ये फाइनल हो तो आप उसमें गलती ना करो। तो मैं आशा करता हूं आपको रिमीडियल टीचिंग और क्या कहते हैं, जो आपका ये डायग्नोस्ट है, ठीक है, डायग्नोस्टिक का असेसमेंट का समझ आ गया, और रिमेडियल टीचिंग का भी समझ आ गया। यानी रिमेडियल का मतलब होता है परेशानी का पता लगाना है, ठीक है, फिर हम उसके बाद क्या करेंगे, उसके लिए उपचार करेंगे, ठीक है, ताकि बच्चे के क्या हो पाए, लर्निंग क्या हो पाए, आपकी इंप्रूव हो पाए। ठीक है, तो अब मैं इसके पॉइंट यहां पर लिख देता हूं। देखिए जी, पहला पॉइंट कहता है, पहला यही बनेगा, इसी के अंतर्गत आएगा। पहला क्या बनेगा आपका, इसका मतलब हो जाएगा आपका, आप क्या करोगे, गैप का पता लगाना, ठीक है, टीचिंग लर्निंग में। ठीक है, टीचिंग लर्निंग में हमारे लिए भी जरूरी है, क्योंकि अगर मैंने मान लीजिए आपको
कोई क्वेश्चन कराया, बच्चे को मैंने मान लो माइनस सिखा भी दिया है, लेकिन वो फिर भी गलती कर रहा है, तो मेरे को अपने आप को भी मतलब टीचर भी इंप्रूव कर सकता है अपनी लर्निंग को, कि शायद मैं बच्चे को बेहतर तरीके से नहीं समझा पाया हूं, तो मुझे दोबारा से क्या करना है, उसको उपचारात्मक यानी कि रिमेडियल टीचिंग देनी है। तो दोनों के लिए है, ठीक है, टीचर और लर्निंग को कह सकते हैं हम, और स्टूडेंट्स के लिए। तो डायग्नोस्टिक का मतलब क्या है, गैप का पता लगाना, यानी कमी क्या है, परेशानी क्या है। उपचारात्मक का मतलब क्या हो जाएगा, हम बच्चे की क्या करेंगे भाई, यहां पर क्या करें, बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग क्या देंगे, उसको रेमेडियल क्लास देंगे, ठीक है। तो हम कह सकते हैं हम देंगे एज पर नीड बच्चे की, एज पर नीड, बच्चे को जैसी जरूरत है उसके हिसाब से क्या करेंगे, हम देंगे, ठीक है। फिर अगर हम बात करें, ये डायग्नोस्टिक है, इसके क्या रहेंगे आपके अनलिमिटेड वेज होते हैं, ठीक है। जैसे अनलिमिटेड वेज कैसे भाई, डायग्नोस्ट आपने करा, मान लीजिए मैंने एक तरीके से, जैसे मैंने ये आपको पढ़ा रहा हूं मैं, हो सकता है आपको नहीं समझ आ रहा, तो मैं कोशिश करूंगा पीपीटी लेकर आऊं, पीपीटी के द्वारा मैं आपको क्या करूं, यहां पर कुछ एनिमेशन दिखाऊं, इस तरीके से हम और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो अनलिमिटेड वेज का मतलब यहां पर यह है कि बच्चे को मान लीजिए एक तरीके से समझ नहीं आया तो उसको दोबारा पढ़ाना चाहिए। अब इसमें क्या है, अनलिमिटेड वेज हो सकते हैं आपके, जरूरी नहीं है कि पेन पेपर को याद करके आओ, ये याद करना बिल्कुल गलत टर्म है, ठीक है, याद नहीं कराना, बच्चे को समझ पर ज्यादा फोकस करना है। तो अनलिमिटेड वेज हो सकते हैं इसके, कैसे भाई, बच्चों को आप क्या करो, सबसे पहले तो यही है कि आप बच्चे को क्या कर सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो, ठीक है। फिर बच्चे को प्रोजेक्ट दे सकते हो, तो एसेट्रा, ये सारी चीजें क्या आ सकती हैं आपकी, इसके अंतर्गत आ सकती हैं। लेकिन अगर हम इसमें बात करें तो हमें ध्यान देना है कैसे डिफरेंट हो सकता है फॉर स्टूडेंट, भाई अलग स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग तरीका आपका अपना सकते हो, ठीक है। तो हमें इंडिविजुअल डिफरेंस पे भी ध्यान यहां पर रखना है जब रिमीडियल क्लासेस दे रहे हो, ठीक है। तो यहां पर हमें कोशिश क्या करनी है, ज्यादा से ज्यादा क्रिएटिव टीचिंग करिए आप, क्रिएटिव टीचिंग, ठीक है, मतलब नया तरीके से किस तरीके से कर सकते हो, क्योंकि एक तरीके से बच्चे को समझ नहीं आए, क्योंकि हम क्या कर लेते हैं, मान लो बच्चे को मैंने पढ़ा दिया, नहीं समझ आया, तो हम भाई और कुछ तरीके से दिखा सकते हैं, हम TLM का यूज कर सकते हैं, ठीक है, बच्चे को लर्निंग बाय डूइंग करके सिखा सकते हैं, ठीक है, करके सिखा सकते हैं। तो ये होता है आपका रेमेडियल। तो ये सारी चीजें हमने आज पढ़ लिया है, किसके बारे में, असेसमेंट के बारे में। असेसमेंट के बारे में मैंने आज आपको बताया था कि असेसमेंट के अंतर्गत आज हमने पढ़ा है कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंशन इवैल्यूएशन के बारे में, CCE के बारे में। कॉम्प्रिहेंशन यानी कॉन्टिन्यूअस क्यों है, तो सबसे पहले हमने जाना कॉन्टिन्यूअस के बारे में, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कॉन्टिन्यूअस की अगर हम बात करें, लर्निंग एक नेचर में मतलब कंटिन्यू होती है, तो अगर हम बात करें हमें असेसमेंट भी कंटिन्यू करना है। तो फॉर्मेटिव हम और सम्मेटिव दोनों तरीके का होता है। फॉर्मेटिव ड्यूरिंग टीचिंग, हम लर्निंग को क्या करना चाहते हैं, इंप्रूव करना चाहते हैं। फॉर्मेटिव क्या रहेगा आपका, एट द एंड में रहेगा, फाइनल जजमेंट होता है, कोई इंप्रूवमेंट के चांस नहीं होते, ठीक है। फिर कॉम्प्रिहेंशन क्यों है, हमें क्या करना है, कॉम्प्रिहेंशन का मतलब ये होता है कि हम बच्चे का करना चाहते हैं होलिस्टिक डेवलपमेंट, ऑलराउंड डेवलपमेंट हम बच्चे का करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये हम सब ने पढ़ लिया, तो हमें क्या करना है, शैक्षिक दोनों पर ध्यान देना है। उसके बाद फिर भी कभी कभी लग रही है तो हम क्या करेंगे, डायग्नोस करेंगे, अगर बच्चा गलती कर रहा है तो फिर हम उसको रेमेडियल करेंगे, ठीक है। तो गैप का पता लगाएंगे, फिर हम उस पर क्या है काम करेंगे। तो ये था आज का वीडियो, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो समझ नहीं आता है तो दोबारा देखिए आप। थैंक यू।